हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी की टीचर पूजा खत्री और मैं आपको पढ़ाऊंगी 9th क्लास में 9th क्लास की बायोलॉजी सब्जेक्ट। ओके, सो हम पढ़ेंगे आज वेरी बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे और उसमें भी हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले सेल। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? सेल पढ़ने वाले हैं। दिस इज अ वेरी बेसिक ऑफ सेल बायो हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। सो बेसिकली व्हाट इज द सेल? सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of life, or you can say living being. Okay, so this is the definition of the cell. What is the definition of the cell? Cell is the structural and the functional unit of life, यानी कि living being। जितने भी living beings आपके आसपास आप देखते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो सभी किससे बने हुए होते हैं? सेल्स से बने हुए होते हैं। सो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी डिस्कवरी। सो डिस्कवरी किसने की थी इसकी डिस्कवरी जो करने वाले फर्स्ट साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले बताया कि लिविंग बींग्स जो हैं वो किससे बने हुए होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं। बेसिकली इन्होंने एक प्लांट सेल को स्टडी किया। प्लांट सेल में भी हम स्पेसिफिक बात करेंगे। कॉर्क सेल, प्लांट की बार्क जो होती है, बार्क कह लीजिए, बार्क को उन्होंने स्टडी किया थ्रू द सिंपल माइक्रोस्कोप। उन्होंने इसको स्टडी किया, उन्होंने देखा उसके नीचे और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हनी कॉम की तरह दिखने वाला कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने देखा और उन्होंने इसको नाम दिया, सेल नाम दिया। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने देखा और इस स्ट्रक्चर को एक कंपार्टमेंट की तरह उनको दिखा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कुछ स्मॉल रूम्स उनको दिखे और इस स्मॉल रूम्स को उन्होंने नाम दिया, सेल नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल। इसे हम क्या कह सकते हैं? स्मॉल रूम। इट्स लाइक अ स्मॉल रूम। ओके, आई बात यहां पे समझ में? तो क्या कहना चाह रहे थे? रॉबर्ट हुक ने प्लांट सेल स्टडी किया और उन्होंने प्लांट सेल को भी स्पेसिफिक पार्ट जो था वो था बार्क का, थ्रू अंडर द सिंपल माइक्रोस्कोप। उस समय पर कोई एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स नहीं थे। उस समय पर उन्होंने खुद का बनाया हुआ जो माइक्रोस्कोप था उस पे उन्होंने स्टडी किया। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ पर? फाइन। सो ये उन्होंने बताया सेल के बारे में। बेसिकली ये जो सेल थी, प्लांट सेल जो थी, ये थी एक बार्क थी, छाल जिसको हम कहते हैं, और ये प्लांट है। इस प्लांट की जो छाल होती है स्टेम के ऊपर, उसे हम बार्क कहते हैं और उस बार्क को उसने स्टडी किया था। और बेसिकली बार्क जो है, बाद में पता चला कि ये एक डेड सेल थी। ये क्या थी? एक डेड सेल थी। तो चारों तरफ से कवरिंग इन्होंने देखी। जो बेसिकली डेड सेल होती है उसकी कवरिंग जो होती है वो सेल वॉल से बनी हुई रहती है। तो सिर्फ एक खाली कंपार्टमेंट उनको दिखाई दिया था जिसको उन्होंने क्या कहा था बच्चों? सेल कहा था। ओके, नाउ उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम है
एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे ये एक सेकंड साइंटिस्ट थे आफ्टर द रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी यही स्टडी किया, लेकिन इन्होंने स्टडी किया था एक लिविंग सेल को स्टडी किया था। लिविंग सेल, स्टडीड लिविंग सेल। इन्होंने लिविंग सेल को स्टडी किया था और इन्होंने ही बताया कि सेल क्या होती है, सेल क्या होती है। कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया और स्ट्रक्चर इन्होंने कहा कि कुछ सेल होती है। इन्होंने एनिमल सेल को स्टडी किया था और उन्होंने बताया था कि इसकी बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है ये कवर्ड होती है, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, जिसको उन्होंने नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था। फाइन बच्चों, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है रॉबर्ट हुक एंड द सेकेंड वन इज द एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये दोनों साइंटिस्ट जो थे ये पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में कि रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। सबसे पहले की वेरी फर्स्ट डिस्कवरी किसने की थी उसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो वो पहले नाम होगा रॉबर्ट हुक। अगर कोई आपसे पूछे कि लिविंग सेल को किसने स्टडी किया था, सबसे पहले लिविंग सेल को स्टडी करने वाले थे एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ओके, नाउ सेल को हम कैसे कह सकते हैं कि वो लिविंग बीइंग है, या फिर हम ये कैसे कह दें कि लिविंग बीइंग्स जो हैं वो सारे के सारे क्या है, सेल से मिलके बने हुए हैं और उनकी जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है उसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, वाई हम उसको ऐसा क्यों कहते हैं, इसके कुछ बेसिक क्राइटेरिया है जिससे कि हम ये डिसाइड करते हैं कि विच वन इज द लिविंग बीइंग और विच वन इज नॉट। ओके, सो कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं। बेसिक क्राइटेरिया क्या होगा, सबसे पहले बेसिक क्राइटेरिया में सबसे पहले क्या होना चाहिए कि उसके पास क्या होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। हम कैसे डिसाइड कर ले कि वो एक सेल है, हम कैसे कह दें कि वो एक लिविंग बीइंग है। अगर आपको किसी को लिविंग बीइंग आपको प्रूव करना है तो आप कैसे प्रूव करोगे, सबसे पहले तो आप उसे बताओगे कि उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। साथ ही साथ उसके पास क्या होना चाहिए, उसका जो उसके पास वो जो सेल है वो सराउंडेड होने चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कंपल्सरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो सेल से मिलके बने हैं उन सेल्स के सराउंडिंग में, यानी कि वो एक किससे घिरे हुए रहते हैं, किससे सराउंडेड रहते हैं, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के अंदर वो सारा का सारा जो भी मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम बात करें कि वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करनी चाहिए। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो ये तीन वेरी बेसिक क्राइटेरिया है कि जैसे सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल का मतलब आप समझते हैं, नहीं समझते तो देख लीजिए। हम ये जानते हैं डीएनए एंड द आरएनए, ये क्या होते हैं, डीएनए एंड आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए को हम फुल फॉर्म क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोस। ये हम बच्चों सब आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए को हम कहते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड्स। ये हम इसका फुल फॉर्म है। सो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहला है डीएनए एंड सेकेंड वन इज द आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ओके, सो ये जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि लिविंग बीइंग की
मॉर्फोलॉजी और उसका पूरा स्ट्रक्चर जो डिसाइड करता है वो कौन करता है, वो न्यूक्लियस वो कौन करता है डिसाइड, डीएनए या डीएनए करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको बता चुकी हूँ कि जो सराउंडिंग होती है सेल की उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये सब हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी हमें सिर्फ बेसिक आइडिया लेना है। उसके बाद है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में न्यूट्रिशन आ जाता है आपका, ग्रोथ, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, ठीक है, ग्रोथ, मूवमेंट, एक्सक्रीशन एंड द अदर एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि रेस्पिरेशन जैसे आप कहिए, दीज आर द एक्टिविटीज जिससे कि हम क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। हम कोई एक्टिविटी करते हैं, हमें अगर सरवाइव रहना है, अगर हमें जीना है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें खाना भी खाना पड़ता है, हमें सांस भी लेनी पड़ती है, हमें चलना फिरना भी पड़ता है, हमें सारे काम करने पड़ते हैं, साथ ही साथ रिप्रोड्यूस भी करना पड़ता है। सो दीज आर द वेरी बेसिक प्रोसेस ऑफ द लाइफ। जिन भी ऑर्गेनिज्म में ये सारे प्रोसेस पाए जाते हैं वो सभी क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि उन सभी सेल्स में ये बेसिक फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करती हैं सेल्स। ठीक है, न्यूट्रिशन है वो ग्रो भी करती है, अगर उसको ग्रो करना है तो उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए, कोई वेस्ट मटेरियल बना है तो उसको बाहर भी निकालना होता है, इसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। मूवमेंट भी उसमें होना चाहिए, उसको ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है ना। रेस्पिरेशन भी करता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमें रिक्वायरमेंट है, हम ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। क्यों, क्योंकि अर्थ इज द ओनली प्लेनेट जहां पर कि क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर ऐसा नहीं होता कि बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकता कोई, तो आज दूसरे प्लेनेट्स पे भी हम वहां पर बैठे होते, कई लोग बैठे हुए होते वहां पर दूसरे प्लेनेट्स में भी। ठीक है, तो इसीलिए दीज आर द बेसिक प्रोसेसेस जो कि किसी सेल में परफॉर्म होते हैं और वो क्या कहलाते हैं, लिविंग बींग्स कहलाते हैं। ठीक है, नाउ अब हम आगे बात करते हैं, ये तो 3 बेसिक क्राइटेरिया हो गए। ओके, नाउ वी मूव टू द सेल थ्योरी। हमने जो अभी बेसिक क्राइटेरियाज की बात करी वो हमने कैसे डिसाइड किया, कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि कैसे हम किसी सेल को डिफाइंड कर सकते हैं इन अ साइंटिफिक मैनर। इन अ साइंटिफिक मैनर में हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी, जिसमें कि कुछ साइंटिस्ट के नाम हम फिर पढ़ेंगे। सबसे पहले थे श्लाइडेन एंड 1838 and Schwann 1839. These two scientists, the Schleiden was botanist and the Schwann was zoologist. What is the meaning of this botanist and the zoologist? Basically, बायोलॉजी की जब हम बात करते हैं, बायोलॉजी मतलब बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो प्लांट होगा या फिर एनिमल होगा। ओके, प्लांट की स्टडी को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी and study of animal is called as zoology. zoology, botany BOT का मतलब plant, okay, zoology and zoology का मतलब zoo मतलब animal, logy मतलब study. okay, यहाँ कोई दिक्कत है, फाइन। उसी तरह से सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल is called as साइटोलॉजी। ओके,
सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। ओके, सो प्लांट की स्टडी करने वाले को हम बॉटनिस्ट कहते हैं, और जो एनिमल्स की स्टडी करने वाला होता है हम उसे क्या कहते हैं? जूलॉजिस्ट कहते हैं। सो द स्लाइडेन एंड द श्वान, इन दोनों ने अलग अलग स्टडी किया और अलग अलग स्टडी करके उन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए होते हैं? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दैट आर मेड अप ऑफ cells. And the second thing what he said, the second thing they said that a cell is a mass of protoplasm fluid of cell is called protoplasm. A cell is a mass of protoplasm is containing nucleus is bounded by cell membrane. Okay, clear है? What they said, Schleiden and Schwann both, इन्होंने अलग अलग इंडिविजुअल स्टडी करी, इन्होंने प्लांट पे स्टडी करी, इन्होंने प्लांट पे और इन्होंने एनिमल्स पे स्टडी करी और दोनों ने मिलके फिर एक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं सेल थ्योरी दी। ठीक है, और वो सेल थ्योरी में जो पोस्टुलेट्स थे जिसमें से फर्स्ट वन इज द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड अ सेल इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम कह सकते हैं फ्लूइड ऑफ सेल कंटेनिंग न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। फाइन, नाउ अगेन एक साइंटिस्ट आए और उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। ये जो साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट ने इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। ही modified the cell theory What he said? He said that he actually added, जो सेल थ्योरी को उन्होंने एज इट इज रखा, इसको जस्ट एक मॉडिफाई करा और एक पोस्टुलेट एक और ऐड कर दिया। दिस इज द ए एंड दिस इज द बी एंड द सी, दिस इज द सी। ही सेड दैट cells arise from pre-existing cells. What he said? That cells arise from pre-existing cells. Okay, so basically what is the cell theory? Cell theory is, it tells about the cell in a scientific manner, and some of the scientists who said, who was there? Schleiden and Schwann, botanist and zoologist, दोनों ने कुछ postulates दिए थे, जिसमें से जो main postulate है वो ये है कि all the living organisms are made up of cells and the cell is a mass of protoplasm containing nucleus is bounded by the cell membrane. Again the next एक और साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस
सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया बाय द सेइंग सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। दैट मीन्स जो सेल्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि पहले से ही कोई सेल्स थी, वो क्या उन्हीं सेल्स ने दूसरी सेल्स को क्या किया? ओरिजिनेट किया। ओके, सो दिस इज अबाउट द सेल थ्योरी। Now we talk about the cell size. सेल साइज के बारे में बात करें तो सेल का साइज है वो वेरी करता है, वैरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल का साइज देखने को मिलता है। बेसिकली ह्यूमन का जो सेल साइज है, ह्यूमन सेल की बात करें, ह्यूमन सेल का एवरेज सेल की बात करें सो 20 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर ये इसका साइज होता है, एवरेज साइज की बात करें तो। अब हम बात करें लॉन्गेस्ट, पहले हम बात करते हैं लार्जेस्ट की बात करते हैं कि लार्जेस्ट सेल्स कौन कौन सी हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल्स के अंदर जो लार्जेस्ट सेल है वो कौन सी है? कोई बता सकता है? किसी को पता है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ओके, एग ऑफ द ऑस्ट्रिच 15 to 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इनका डायमीटर होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच का। एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है वो सिंगल सेल होता है, ठीक है, और उसका जो साइज होता है वो क्या होता है? 50 to 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ओके, अगर हम प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर एसिटाबुलेरियम, प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर एसिटाबुलेरियम जिसका साइज होता है 6 to 10 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। ओके, लार्जेस्ट सेल की बात कर ली। अब हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट सेल की। लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो एनिमल के अंदर लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो कौन सी होती है? नर्व सेल होती है। कौन सी सेल होती है? नर्व सेल। वन मीटर इसकी लेंथ होती है। ओके, एनिमल सेल की। अब प्लांट की बात करें तो हेम्प फायर, ये एक सेल होती है प्लांट के अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल की। स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल में सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है PPLO, प्लूरो। इसका जो फुल फॉर्म है वो है प्लूरो निमोनिया लाइक। इनका नाम भी कभी कभार पूछा जाता है बच्चों, सो इसका नाम याद रखना PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स है। इसके भी अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा है।
0.1 से 0.3, 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। दे आर वेरी टाइनी कि इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। सो लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल एंड द स्मॉलेस्ट सेल्स। ओके, नाउ हम बात करते हैं सेल शेप। सेल शेप जो है, इट डिपेंड्स ऑन देयर फंक्शंस they perform. It depends on their function it perform. बेसिकली जो उनका फंक्शन होता है उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग ही उनके सेल का क्या होता है, शेप होता है। ओके, सो ये भी अलग अलग शेप में होते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म में अलग अलग शेप के सेल्स आपको देखने को मिल सकती हैं, है ना, और डिफरेंट भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स भी हमें देखने को मिलती हैं। बट जो बेसिक उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी कि जो बेसिक एक्टिविटीज होती हैं, बेसिक क्राइटेरिया, दे फुलफिल द ऑल द क्राइटेरिया। लाइक उनमें सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, उनके पास न्यूक्लियस होना चाहिए, है ना, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी उनको शो करना होता है। सो बेसिकली सेल शेप कैसा भी हो, शेप जो होता है डिपेंड करता है उनके फंक्शंस पर, डिपेंड करता है जो वो परफॉर्म करते हैं। ओके, नाउ देयर आर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें से हम देख लेते हैं। सबसे पहला है एलोंगेटेड सेल। एलोंगेटेड शेप किसमें देखने को मिलेगा? एलोंगेटेड शेप नर्व सेल। नर्व सेल जो कैसी होती है? इलांगेटेड होती है। कैसी होती है हम बना के देखें, ये देखिए, ओके, These are the elongated cell. ये नर्व सेल है। ये क्या है? नर्व सेल है। कैसी है? elongated है। मैंने आपको बताया कि जो लॉन्गेस्ट सेल होती है वो कैसी होती है? वो कौन सी होती है? नर्व सेल होती है। इन्हें हम कहते हैं नर्व सेल्स, जो कि ब्रेन, ये सेंसेशन को ले जाने का काम करती है। आप जो भी परफॉर्म करते हैं, आपको क्या परफॉर्म करना है? मान लीजिए मैं अपना लिख रही हूँ, लिखने के लिए भी मुझे क्या चाहिए? मुझे ब्रेन को क्या देना पड़ेगा? कमांड देना पड़ेगा। कमांड देने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे वहां तक कोई कमांड ले जाने वाला भी चाहिए। तो कमांड ले जाने वाला काम कौन करता है? ये नर्व्स करती हैं। दैट्स व्हाई दे एलोंगेटेड। अगर ये छोटी छोटी होंगी तो बहुत सारी सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। इफ दे आर लॉन्ग, तो लॉन्ग होने पर ये इजीली एक साथ ही कमांड क्या हो सकता है? वो ट्रांसफर हो सकता है। दैट्स व्हाई जो होती है ये सेल्स जो होती हैं एलोंगेटेड होती हैं। ओके, now the second one is cuboidal shape। ये किन में देखने को मिलती है? जर्म सेल्स होती हैं, जो गोनाड्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाती है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाती हैं, वो कौन सी होती है? जर्म सेल्स होती हैं। और वो कैसी होती हैं? क्यूबॉइडल शेप में होती हैं, कुछ इस तरह से होती हैं। ओके, नाउ थर्ड है हेक्सागोनल। ये होती हैं लिवर सेल्स होती हैं। लिवर सेल्स का ह्यूमन के अंदर। और कौन सी हो सकती है? स्फेरिकल शेप है। स्फेरिकल शेप
ये स्फेरिकल शेप जो है ये किस में होती है, ये होता है एक्स के अंदर। एक्स जो आपने देखे हैं, जो नॉर्मली आपके मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कैसा शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है। और भी डिफरेंट राउंड शेप हो सकता है, डिस्क्वाइडियल शेप होता है, डिस्क्वाइडियल शेप बेसिकली किसका होता है, डिस्क्वाइडियल शेप होता है कुछ इस तरह से होता है, ये होती हैं आरबीसी। ओके, और किसी का तो शेप भी नहीं होता है, जैसे कि इर्रेगुलर शेप, जिसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर शेप, यानी कि वो अपना शेप जो होता है हमेशा चेंज करता रहता है, कोई शेप स्पेसिफिक नहीं होता है। फॉर द एग्जाम्पल अमीबा एंड डब्ल्यूबीसी पता है आपको, डब्ल्यूबीसी इज द, एक तो होती है आपकी बॉडी में सेल्स, टू टाइप्स की होती हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स एंड द सेकेंड वन इज डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, जो आपका इम्यून सिस्टम बनाती है, व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, तो ये दोनों जो सेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं शेप में, इर्रेगुलर, इनका कोई शेप नहीं होता है। फाइन, अब हम आगे मूव करते हैं।